अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज वज़ीर ख़जाना जनाब असद उमर ने मईशत के ऊपर तकरीर की, जिसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया और उन्होंने एहतजाज किया कि असद उमर साहब तकरीर करके पार्लियामान से बाहर क्यों चले गए, उनको पार्लियामान के अंदर रहना चाहिए था और तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए थी अपोजिशन की। उसके साथ बहुत देर बाद हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्लियामान आए, नेशनल असम्बली आए, शहबाज शरीफ साहब को मिलने आए। नाजरीन, बात यह है कि अगर पाकिस्तान की मईशत को या किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक मैनिफेस्टो है उसको अगर आगे बढ़ना है, सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर जो सूबों के साथ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत होगी, मगर वो कुछ बनते हुए नज़र नहीं आ रहा था। और आज नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने भी तकरीर की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज सुना है नवाज शरीफ साहब भी पार्लियामेंट आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो अब इतनी ही रह गई है कि वो दूसरों को मिलने पार्लियामेंट आ सकते हैं। अमली तौर पे उनकी सियासत जो है वो खत्म हो गई है। एपीसी की हमें तो कोई तुक नहीं समझ आती। सिर्फ इस वक्त एपीसी जो है वो एनआरओ लेने के लिए हो रही है। एपीसी क्यों हो रही है? एनआरओ के लिए नहीं हो रही। और क्या है? एनआरओ के लिए हम कह रहे हैं ना रो, वो कह रहे हैं एनआरओ। नाजरीन, हमारे साथ हैं आज जनाब शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम और कौमी विरसा। इनसे हम एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे, मगर नाजरीन एजुकेशन के ऊपर तभी बात करेंगे जब तमाम जमातों के अंदर हम आहंगी होगी, चूँकि चारों सूबों की जो हम आहंगी है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी माशी या एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मलिक अहमद खान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के हैं, MPA हैं पंजाब असम्बली और पंजाब हुकूमत के स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मशीर वज़ीर आला सिंध हैं, बराए इंफॉर्मेशन, कानून और एंटी करप्शन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मलिक साहब आपसे बात शुरू करेंगे, चूँकि फवाद चौधरी साहब ने जो बात की आपने सुन ली। ये भी बताइए कि नवाज शरीफ साहब APC में क्यों नहीं जा रहे, इसकी क्या वजह है? देखिए मुनीज़े, मैं जो आउटराइटली कह सकता हूँ, जो बेस्ड अपॉन माई इंफॉर्मेशन, वो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी कुछ रिश्ते ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनका डिपार्चर अपना टोल वसूल करता है। एंड वी कैन विजिबली सी दैट आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ अभी तक वो पॉलिटिकली ना एक्टिव हुए हैं, वो ना पार्टी पॉलिटिक्स में किसी जगह पे, ना किसी ख़ास मशावरत के अमल में। अभी तक तो वो कंडोलेंसेस कतई कलामी माफ, फिर ये जो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और फवाद चौधरी साहब कि उनका मुस्तकबिल तो ख़त्म हो गया है पाकिस्तान की कौमी सियासत के अंदर, तो फिर वो बात तो सही कह रहे हैं। नहीं, देखें, किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं कह रहे। क्या कभी सियासी जमातें और सियासी मुस्तकबिल कभी फवाद के कहने पे ख़त्म होंगे? मतलब ये तो मैं उनका सपोर्टर हूँ। आप खुद कह रहे हैं कि he doesn't have that kind of spirit जो पहले होती थी। मैंने आपसे ये कहा कि कुछ रिश्ते अपने डिपार्चर का टोल वसूल करते हैं। तो आपको लगता है उनको वक्त लगेगा सदमे से निकलते हुए? ठीक है मुर्तज़ा साहब, आपकी भी टॉप लीडरशिप जो है APC में नहीं जा रही, जो हमने सुना है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि जब तक APC में टॉप लीडरशिप नहीं जाएगी तब तक जो अपोजिशन है वो मजबूत नहीं हो पाएगी। मुनीज़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इनफरादी सोच की कभी तर्जुमानी नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कलेक्टिव सोच की हमेशा तर्जुमानी करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इनवाइट किया गया है APC में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंट करेगी। जो कोई भी जाएगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच की अक्कासी करेगा और इंशाल्लाह जो फैसला किया जाएगा APC के अंदर, अगर पीपल्स पार्टी उस फैसले से अग्री करेगी, हमारा नुमाइंदा अग्री करेगा, तो पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। अच्छा, मगर फिलहाल अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ आपकी तरफ से? मैं आपको वही गुजारिश कर रहा हूँ, चाहे टॉप टियर लीडरशिप जाए, चाहे पार्टी के चेयरमैन जाए, चाहे पार्लिमानी लीडर हमारे जाएं, जो कोई भी जाएगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी की अक्कासी करेगा इंशाल्लाह। शफकत साहब, ये बताइए कि देखिए आज जहाँ आप नेशनल असम्बली में बैठे हुए थे, अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया, असद उमर साहब ने तकरीर की, उसके बाद वो उनसे कुछ बहस मुबाहिसा करना चाह रहे थे मगर उन्होंने वॉकआउट कर दिया। अगर अपोजिशन आपके साथ नहीं होगी, चाहे वो आपका एजेंडा हो, जो एजुकेशन का एजेंडा है बड़ा ज़रूरी है, कैसे आप लोग हम आहंगी लाएंगे और इनको साथ लेके चलेंगे? खैर, आज तो जो अपोजिशन ने किया वो सिर्फ एक सियासी
चाल थी या सियासी गेम थी, क्योंकि देखें इससे पहले पिछले 5 साल में हम देख रहे हैं मुख्तलिफ डिबेट्स हुई हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट मिनिस्टर देता है, उसके बाद डिबेट शुरू हो जाती है। अब असद उमर साहब जो हैं वो आए, उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी, उस पर डिबेट शुरू हो जानी चाहिए थी, अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करते। अब मुझे ये कहना कि जी वो जब तक वहाँ मौजूद नहीं रहेंगे तब तक हम उसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक जान के हालात को थोड़ा सा ड्रामा पेश करना, ड्रामाई सूरत अख्तियार करनी। अदरवाइज़ बेशुमार एग्जाम्पल मौजूद हैं मेरे सामने कि कई नेशनल डिबेट्स हुई, फॉरेन पॉलिसी पे डिबेट्स हुई, फॉरेन मिनिस्टर बाद में आके क्लोजिंग स्टेटमेंट देता था। अब असद उमर, अभी हमने चाइना जाना है प्राइम मिनिस्टर ने फ्राइडे को, अब उसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे काम हैं। तो अगर वो आए हैं उन्होंने और लोग बैठे हैं, नोट्स ले रहे हैं, जो कुछ कहा जा रहा है उसको बड़े गौर से सुन रहे हैं, तो उसके बाद ये बहाना बनाना तो मेरा ख्याल है जायज़ नहीं था। और ये जो APC है ना, ये ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फजलुर रहमान का नज़र आ रहा है। बाकी जमातें तो अभी आपको लग रहा है कि वो अपनी टांगे घसीट रही है? नहीं, वो एक फवाद ने आज एक बड़ा अच्छा जुमला बोला है आज, हमें तो इस किस्म के जुमले कम सूझते हैं। उसने कहा ये फजलुर रहमान और इनकी जमात जो है ना, इनको दिन को तारे और रात को इजरायली त्यारे नजर आते हैं। सो मकसद ये है कि इनको तो अब ये तो बहाने ढूंढ रहे हैं किसी तरीके से, लेकिन उनको हर तरफ से नाकामी हो रही है। उनको बाकी पार्टियां भी कह रही हैं कि ठीक है वफद भेज देंगे। उसके बाद इन्होंने बड़ी कोशिश की, वफाकुल मदारिस जो है उनकी जो 5 तंजीमें हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनको इकट्ठा करके उनको कहें कि जी एहतजाज करो, ये करो, वो करो। अच्छा। उन्होंने कहा जनाब हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, हम तालीमी इदारे हैं, हम अपना काम करेंगे। अगर हुकूमत अपना कोई भी प्लान बनाती है एजुकेशन में तो हम उसके साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे तावन भी करेंगे। तो इसलिए इनकी जो मुख्तलिफ असल मसला ये है, फजलुर रहमान 13-15 साल मिनिस्टर कॉलोनी में बैठे रहे, काम कुछ किया नहीं एज चेयरमैन पर कश्मीर कमेटी, और उसकी मराहत लेते रहे। अब वो मराहत से फारग हो गए हैं, गाड़ियाँ माड़ियाँ सरकारी घर ख़त्म हो गए, तो तकलीफ बहुत है उनको, इलेक्शन हार गए हैं तो बड़ी तकलीफ में है। उन्होंने फिर ये उकसाया, मगर आपने चूंकि जिक्र ही कर दिया है तो आपके ही जो कल स्पीकर हैं उन्होंने क्या कहा है इस जुलूस के बारे में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। कल उसी जलसे में जाके जो मदारिस का निकला था मैं आपको दिखाती हूँ, दिखाइए जी। मदारिस के बारे में कोई डिसइंफॉर्मेशन चल रहा था कि मदारिस की निसाब को चेंज किया जा रहा है। मैं आपको हल्फन कहता हूँ, न कोई प्रोग्राम है, न कोई मंसूबा है, टोटल डिसइंफॉर्मेशन है, गलत अफवाह है, इस पे कोई तवज्जो ना रखे। शफकत साहब, नहीं, वो जो जिस तनाज़र में हम बात कर रहे हैं वो तनाज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम जिस तनाज़र में बात कर रहे हैं कि एक यकसा कौमी निसाब होना चाहिए, जिसके चंद मज़ामीन जो हैं कोई तकरीबन 5 या 6 वो यकसा होने चाहिए, वो मदरसों में भी होने चाहिए, वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी होने चाहिए, वो सरकारी स्कूलों में भी होने चाहिए। उसके अलावा जो इलेक्टिव मजमून है, मज़ामीन है, वो जो भी चाहे वो पढ़ा सकता है उसको। मगर शायद असद कैसर साहब तो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे। नहीं, मेरा ख्याल असद कैसर साहब जो बात कर रहे थे वो मुख्तलिफ तनाज़र में कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बतौर एजुकेशन मिनिस्टर कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का ये स्टैंड है। और बाय द वे वफाकुल मदारिस की जो तंजीमें हमें मिली हैं आके, उनको कोई वो हमारे साथ बैठ के इस इशू पे डिस्कस करने के लिए तैयार है। तो इसलिए कोई ऐसा मुझे मसला नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये और बात है कि जब निगोशिएशन शुरू होगी कि जी कौन किसे मज़ामीन होने चाहिए, फिर उनके मंदरजात क्या होने चाहिए, उसमें बहस व तमीज़ होगी और फिर एक्सपर्ट्स बैठेंगे कि लैंग्वेज जो है उसको किस तरह डील करना है। उसके ऊपर हुकूमत लचक दिखा सकती है। नहीं, देखें लचक हमारा कोई, देखें ये जो कौमी यकसा तालीमी निज़ाम की बात, निसाब की बात जो है ना, इसमें हमारा कोई फिक्स्ड मौक़िफ़ नहीं है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि इस मुल्क में जो निज़ाम राइज है तालीम का, वो गरीब के ख़िलाफ़ है। एलीट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हैं वो इस निज़ाम में कामयाब होते हैं,
वो है जिनको इसके ऊपर भी बहुत बात करनी है, प्रोग्राम के बकिया हिस्से में वो हम जरूर करेंगे, मगर इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, देखिए कुछ ऐसे मामलात हैं ऑपोजिशन के और हमने देखा है हुकूमत के, जिसके ऊपर बहुत सारी तलखियां हैं। जब तक वो खत्म नहीं होते तो एक समझ में आती है कि वो कंसेंसस नहीं हो सकता। मैं अभी जा रहा हूँ जुमे को कराची, और मैंने मिलना है चीफ मिनिस्टर साहब को भी, जो वज़ीर तालीम है सिंध के, मैं उनसे भी मिलूंगा। देखिए जहाँ पे जो कौमी मामलात हैं, और तालीम एक ऐसा मामला है जो हमारा सबका मुश्तरका एक चैलेंज है, तो उस मुश्तरका चैलेंज के लिए हम हर किसी को मिलेंगे। और मुझे यकीन है कि जहाँ एक कौमी मफाद का मामला आएगा, वहाँ सारी हुकूमतें, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट सारे मिलके चलेंगे। आई होप सो। मगर कुछ और मसाइल हैं, अगर आप वो क्लिप दिखाएं कि फवाद चौधरी साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से क्या कहा है। चूंकि पाकिस्तान के अंदर नाजरीन नेशनल असेंबली की कम अज़ कम रवायत रही है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो हेड होते हैं वो हमेशा ऑपोजिशन में से होते हैं, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ देखने को मिल रहा है, वो दिखाइए जी। शहबाज शरीफ साहब को पीएससी का चेयरमैन बनाएंगे तो क्या वो पीएससी कमेटी का इजलास जेल में बुलाएंगे? कॉमन सेंस भी तो चाहिए ना। जी मलिक साहब। देखिए मुनीज़े, मैं फवाद की इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता, और मुझे इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे मुझे एतराज़ है जिस तरह से ये फवाद अपनी बात बार बार कर रहे हैं। एंड आई होप कि ही इज़ नॉट कन्विंस्ड इन व्हाट ही इज सेइंग, कि शायद अपने एक पार्टी पोजीशन पे और एक पॉलिटिकल रेटोरिक पे चले गए हैं। देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कोई अकाउंटेबिलिटी का अदारा थोड़ी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मैक्सिमम पिछले 1 साल 1.5 का बैकलॉग रख लेती होगी, और 2 साल का रख लेती होगी टू सम एक्सटेंट। मैं आप तो कन्वीनर रह चुके हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, शफकत साहब जी। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बेसिक फंक्शन जो है वो तो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसकी जो नई स्कीम्स आनी है उसके प्रोसीजर्स को मॉनिटर करना भी तो होगा ना। और अगर कोई पीछे से पैराज आते हैं ऐसे जो क्वालिफाइड पैराज के तौर पे आ जाते हैं, जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी में सेटल नहीं होते, जो ऑडिटर जनरल के पास, तो फिर इसलिए बहुत जरूरी है कि ऑपोजिशन से कोई मेंबर हो। मगर क्या शहबाज शरीफ साहब का होना जरूरी है? देखिए जो भी ऑपोजिशन लीडर है जी, ये बेसिकली इन द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, और बहुत सारी दुनिया के जिनके अंदर ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले रवायत होती है। ठीक है मुनीज़े, थोड़ा सा और कमेंट शफकत साहब की उस बात पे कर दूं जो उन्होंने ऑपोजिशन के उस प्रोटेस्ट के ऊपर बात की कि जी माजी में भी ये प्रैक्टिस होती रही है कि जो कंसर्न वजीर थे वो मौजूद नहीं थे, नोट्स लिए गए और बाद में आके उन वजीर साहब ने जवाब दे दिया। वो तो मुनीज़े पुराने पाकिस्तान में होता था, नए पाकिस्तान में तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वो बुरी प्रैक्टिस थी तो तहरीक इंसाफ क्यों उस बुरी प्रैक्टिस को दोहरा रही है? दूसरी बात, जो ऑपोजिशन का रोल है उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है मुनीज़े। देखिए सेनेट के अंदर कोई भी कानून साजी अगर करनी है इस सियासी हुकूमत को, पीटीआई को, तो नेचुरली सिर्फ कौमी असेंबली में नहीं कर सकती वो, इट हैज टू बी पास बाय द सेनेट ऑफ पाकिस्तान एज वेल। अगर ये ऑपोजिशन के साथ इनका इस तरह का रवैया होगा जहां पर ये ऑपोजिशन के बारे में इस तरह के बयानात देंगे, इस तरह की बातें करेंगे, तो फिर मुझे बताइए वो लेजिस्लेशन कैसे पास हो पाएगी? तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें सबसे ज्यादा स्टेक्स जो है वो शफकत महमूद साहब की सियासी जमात के हैं, और मैं समझता हूँ उनको सियासी तदब्बुर का मुजाहरा करना चाहिए, उनको ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए। और इसीलिए मैं समझता हूं दे शुड रिकंसिडर स्टेटमेंट्स लाइक जो आपने फवाद चौधरी साहब के हाथ चलाए कि क्या वो जेल से चलाएंगे, जब वो ऑपोजिशन लीडर ही जेल में बैठ के कर सकते हैं। जब कभी भी असेंबली का इजलास होगा ऑपोजिशन लीडर जो है वो स्पीकर साहब का प्रोगेटिव है, उसको बुला सकते हैं। सिमिलरली अगर शहबाज शरीफ साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनते हैं तो उनको जब कभी मीटिंग कॉल की जाएगी वो मीटिंग को अटेंड करने के लिए आ सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शहबाज शरीफ की वजह से आप ऑपोजिशन को उस हक से महरूम कर दें। जो शफकत साहब थे ना वो कन्वीनर भी थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पिछली हुकूमत में। जी, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मुझे याद है जी, बात यह है कि हम बिल्कुल ऑपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन देखिए जिस चीज़ की माफ़ी हमारे इख्तियार में नहीं है, और मेरा ख्याल कौम भी माफ़ नहीं करेगी, अगर लूट मार की गई है, क्राइम किया गया है, चोरी की गई है, डाका डाला गया है, जिसने भी डाला है, किसी वो तो नैब कर रहा है ना उनके खिलाफ। वही कह रहा हूँ ना, वो उसका नहीं, और नैब भी पा रहा है, हम भी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं ना।
हमारा FIA भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर 35 अरब रुपए जो हैं वो बेनामी अकाउंट से कभी किसी रिक्शे वाले पे, किसी फलूदे वाले से अगर जा रहे हैं तो उसकी तहकीकात तो होगी ना। बाकी हर पॉइंट पे है। दूसरी बात आ गई, अब आप होनी भी नहीं चाहिए। PSC के वो तो नहीं जा रहे कि अच्छा PSC के ऊपर आ जाए। PSC के अंदर 15 साल पुराने ऑडिट ऑब्जेक्शंस मौजूद हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिस पार्टी जिसका ऑडिट रिपोर्टें आ रही हैं वो खुद उसकी जजमेंट में बैठे। मुर्तजा साहब, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? क्योंकि जो शफकत साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं दैट इज अ बिग लकूना। वो ये कह रहे हैं कि अगर पिछली हुकूमत की करप्शन जो वो कह रहे हैं सामने आएगी और उसी के ऊपर हुकूमत के लोग ही बैठेंगे तो फिर जो इंसाफ है वो कैसे होगा? देखिए मुनीज़े, ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है। इसका काम है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। और अगर मैं शफकत साहब के इस आर्ग्यूमेंट को बाई भी कर लूं कि पुराने ऑडिट पैराज आज भी चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि करंट ऑडिट पैराज इस कमेटी के पास नहीं आएंगे। इसका मतलब है इफ यू गो बाय व्हाट शफकत साहब इज सेइंग, तो फिर तो इसका मतलब है कोई भी बंदा पार्लियामान का जो है उस कमेटी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 15 साल पुराने हैं तो काफ लीग के भी फिर नॉमिनीज बैठे हुए हैं असेंबली में। अगर 9 साल पुराने तो पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, अगर पिछले टेन्योर के हैं तो PMLN वाले भी हैं। तो मैं समझता हूं कि जो आज की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका काम है कि आजकल के दौर में जो एग्जीक्यूटिव के ओमिशंस हैं उनको हाईलाइट करना भी। तो पुरानी चीजों, शफकत साहब लेट मी कंप्लीट प्लीज। अच्छा जी, बात जो मैं समझता हूं जो पुराने पैराज हैं चलें, अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं कि वो मौजूद हैं, तो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के एडवेंचर्स हैं उसकी रिपोर्टें भी तो आएंगी। उसको कौन देखेगा, उसको कौन स्क्रूटनाइज करेगा? इसके ऊपर चले दो राय है, जो हुकूमत और अपोजिशन है वो दो अलग अलग जगह खड़ी हुई है, मगर एक और बहुत अहम मामला है जिसके ऊपर दो वाज़े राय सामने आ रही है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN इकट्ठी खड़ी हुई है और PTI अलहदा है। उस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। 180 आर्टिकल्स हैं जो अमेंड हुए 18वीं तरमीम के तहत। इसमें कोई शुबा ही नहीं कि कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं वो इंतहाई बेवकूफ़ाना है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ डिबेट ही नहीं हुई, बात ही नहीं हुई। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप मुझसे पूछें कि एजुकेशन को जिस तरीके से स्पेशली हायर एजुकेशन का बेड़ा गर्क किया गया कि प्रोविंसेस को दे दिया, किसी को हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड ही नहीं पता, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। असल इशू मुझसे है कि ये हर तरफ से मुझ पर क्यों हमला कर रहे हैं। सिंध की तो कोशिश इन्होंने पूरी कर ली कि हमसे हुकूमत छीनी जाए, तो मेरे को अब समझ आ रही है कि ये 18th अमेंडमेंट का झगड़ा है। और 18th अमेंडमेंट में ये समझते नहीं कि मैं करना भी चाहूँ तो बलूचिस्तान नहीं मानता। जरदारी साहब जब ये कह रहे हैं 18वीं तरमीम के बारे में जी कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के लिए ही मुझे पकड़ा जा रहा है, तो वो क्यों कहते हैं ऐसी बात? देखिए, जरदारी साहब ने, ये जो PTI की गवर्नमेंट है, अगर आप इसकी स्ट्रैटेजी देखें, वो बार बार 18वीं तरमीम पर अटैक कर रहे हैं, बार बार NFC की बात कर रहे हैं, 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात कर रहे हैं। हमारे बगैर नेचुरली जो हमारा नंबर सेनेट के अंदर इतना रेलिवेंट है, नेशनल असेंबली में जो हमारा नंबर है, हमारे बगैर कोई आईनी तरमीम हो नहीं सकती। एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसको अगर फॉलो किया जाए तो एक गवर्नमेंट की जो इस वक्त मंतव्य ठीक है, ठीक मुर्तजा, वी गेट योर पॉइंट। शफकत साहब देखिए, ये सिर्फ जरदारी साहब नहीं कह रहे, ये हासिल बजिंजो साहब भी कह चुके हैं, शेरपाव साहब भी कह चुके हैं, तमाम जो टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो भी ये समझती है कि जी 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये मुझे समझ आती है ये जो बातें कर रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत चाहिए नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में। अगर हमारी ख्वाहिश भी हो, अव्वल तो ये है कि हमने कहीं नहीं कहा कि हम 18वीं तरमीम को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी ख्वाहिश हो भी तो हालात ऐसे हैं कि कोई चांस ही नहीं है उसको ख़त्म करने का। प्रॉब्लम जरदारी साहब का जो है वो तो समझ में आता है, क्योंकि ये जो आपको रोज़ एक किसी ठेले वाले का और किसी मछली फरोश के अकाउंट में से पैसे नज़र आते हैं, वो सारे के सारे ओमनी ग्रुप और जरदारी साहब की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो ये मनी लॉन्डर के तो कमाल की हुई है इन्होंने, और बिलियंस इन्होंने किए हैं। तो अब उसको तवज्जो उठाने के लिए कोई बात कर दीजिए 18वीं तरमीम ख़त्म कर रहे हैं, 18वीं तरमीम। और दूसरी फिर ये क्यों बात कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के लिए भी तो यही कह रहे हैं मलिक साहब। और इसमें कोई शक नहीं है, मसलन मैं अपने शोबे में कह सकता हूँ कि एक काम जो 18वीं तरमीम में आया है और जो कि हम अब सूबों के साथ मिल के करेंगे,
और करिकुलम को डिवॉल्व कर दे। सारी कौम के अंदर एक कौमी निसाब जो है उसके लिए आपको कंसेंसस चाहिए होगा ना सर, उसके लिए आपको कंसेंसस चाहिए होगा। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ हमारा कोई प्लान नहीं है 18वीं तरमीम को। नहीं देखिए, दिस इज व्हाट ये जो भी शफकत साहब ने कहा, अब दो अभी आप जो फवाद, अगर मैं अगर होता और मैंने फवाद की ये जो बात है, मैं तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे लेता कि पार्लियामेंट एक यूनानिमस डॉक्यूमेंट उसको वो पास करता है, और ये फवाद कह रहे हैं कि उसमें बड़ी अहमकाना और बेवकूफ़ाना उसके अंदर शिक्के मौजूद हैं। मतलब दिस समहाउ इट्स अब्सर्ड। अभी जो शफकत साहब कह रहे हैं कि इनके बहुत से इक़दामात ऐसे हैं जिससे यूनिटरी फॉर्म की बू आ रही है, जिससे लग रहा है कि ये प्रोविंसेस को एक ऐसी सूरत में समझ रहे हैं कि शायद उनकी कैपेसिटी के इश्यूज हैं, तो वो एक कैपेसिटी बिल्ड करें। मोर फंडिंग इज द आंसर टू दैट। और अगर ये समझें कि प्रोविंसेस की जो नहीं, मोर फंडिंग वो कहाँ से लाएंगे? इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की वो बात कर रहे हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मुल्क का सारा पैसे कहाँ से लाएंगे? चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे तो फिर सच बोलना पड़ेगा ना। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे आप परसेप्शन मैनेजमेंट की रजीम में रहेंगे, पिछलों को मिलाइन करेंगे, तो प्रॉब्ली हेल्प नहीं करेगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए तो बताना पड़ेगा कि अगर ये 22 बेल आउट पैकेजेस थे जिनमें से 18 अवेल किए, तो किन कंडीशंस में थे जो पहले लिए, और फिर जिसको गोल्डन एरा ऑफ डेवलपमेंट समझा जा रहा है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बार बार रेफर करते हैं, तो फिर उसमें भी 2 बेल आउट पैकेजेस हैं जिसने कर्जे की इब्तदा रखी। डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट इनवाइट्स लोन्स। नहीं मगर देखिए, अगर नाजरीन वक्फा लेते, वक्फे के बाद एजुकेशन के ऊपर जो मामलात हैं उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत आपको पता है कि एजुकेशन के बहुत सारे मामलात सूबों को चले गए थे, मगर अभी भी 18वीं तरमीम सही तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नाफिज नहीं की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है, इस हवाले से इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के अंदर 23 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, और हमने देखा है कि 10% जो नौजवान नस्ल है उनकी रसाई नहीं है हायर एजुकेशन की तरफ। और हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछली हुकूमत के अंदर 18वीं तरमीम के आने के बावजूद बहुत सारे ऐसे इशूज़ थे जो उन्होंने, और बहुत सारे ऐसे मौजू थे जो उन्होंने प्रोविंसेस को डिवॉल्व नहीं किए। शफकत साहब, मार्च के अंदर एक मीटिंग हुई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर, और उन्होंने ये फैसला किया कि जी हम डिवॉल्व कर देंगे तमाम मामलात प्रोविंसेस को, मगर वो हो ना पाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? चूँकि मामला तो बड़े गंभीर हैं। आप कहते हैं आप यूनिवर्सिटी बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस को, मगर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का हाल हमने देख लिया। आज 2 बच्चियाँ बेहोश हुई हैं वहाँ पे, चूँकि बस के अंदर जगह नहीं थी। देखिए, बात यह है कि ज़रा थोड़ा सा सारे इशूज़ को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। पहली तो बात यह है कि आर्टिकल 25A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 18th अमेंडमेंट का हिस्सा है, उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो तालीम प्रोवाइड करे। और इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। एक ज़माने में एजुकेशन मिनिस्ट्री ख़त्म कर दी गई थी, फिर दोबारा बहाल हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट तालीम देने की जो जिम्मेदारी है उससे बड़ी उज़्मा नहीं हो सकती। दोबारा मिनिस्ट्री, और ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी के ज़माने में हुआ 2011 में, और उसके बाद उसी तरह चलता। अब मुझे आप एक चीज़ बताएं कि आपने कहा कि जी 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं है, तो अगर मेरी जिम्मेदारी आर्टिकल 25A के तहत यह है कि सबको हमने एजुकेशन देनी है, तो क्या मैं आंखें बंद कर लूँ इस इशू से? मैं आंखें बंद नहीं कर सकता। नहीं, बट हाउ आर द टू कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड लाइक दिस कि आई हैव टू, मुझे अपनी सोचो विचार, अपना लोगों से मेल मिलाप, स्टडी करना पड़ेगा कि इस मसले का हल क्या करना है। सूबों के साथ मिल के हमने इस मेजर चैलेंज जो है इसको कैसे करना है कि हम 2.5 करोड़ बच्चा जो है जो स्कूल से बाहर है उसको स्कूल में वापस लेके आए। मगर यहाँ पे मलिक साहब आपकी हुकूमत ने भी ये नहीं किया, डिवॉल्व नहीं किया मामला। डिवॉल्व तो क्या मतलब डिवॉल्व? 18वीं तरमीम के तहत नहीं किया मामला, बहुत सारी चीजें यूनिवर्सिटीज को नहीं किया। एजुकेशन जो है वो डिवॉल्व है। नहीं, यूनिवर्सिटीज में नहीं हुआ ना जी, यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं हुआ। हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब में बन गया। नहीं, हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब में बना है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, गिलगित-बल्तिस्तान में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है। कि ये इशू अनइम्पोर्टेंट है, ज्यादा इशू ये है कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में नहीं है। दूसरा बड़ा नहीं, मगर अगर आप प्रोविंसेस को दे दें मामला, इसमें मामला ये है कि जो स्ट्रिक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अगर उसके मुताबिक बात करें और जो प्रैक्टिस होना चाहिए था वो क्या था
कि 18वीं तरमीम के बाद ये दुरुस्त है कि ये मामला सूबाई मामला बना। अब हायर एजुकेशन में 2 पैरेलल स्ट्रक्चर्स क्रिएट हुए। एक जो हायर एजुकेशन कमीशन का स्ट्रक्चर था वफाक में, और सूबों ने अपने तई एक वहां पर अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर सब ने नहीं किया ना, उसके अंदर ना बलूचिस्तान था, ना खैबर पख्तूनख्वा था, ना गिलगित बल्तिस्तान। अब 2 सूबे जिन्होंने ये किया, जिसमें सिंध और पंजाब शामिल है जी, उन दोनों सूबों की ये पोजीशन पहले दिन से क्लियर थी और उन्होंने बारहा वफाकी हुकूमत से इस बात का इरादा किया कि ये सूबाई मामला है और सूबाई रहना चाहिए, पैरेलल स्ट्रक्चरिंग नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आज अगर कोई हुकूमत फैसला करती है और सूबों की मशावरत के अमल के बगैर करती है, हम तो मुशावरत के साथ वो तो कह रहे हैं कि वो मुशावरत नहीं, करेंगे, बट वो मशावरत किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे होगी। यस, और उसके लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिल्कुल है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी है। और उसके बाद एक हमने आपकी हुकूमत में एक चीज़ बनी थी जिसे कहते हैं इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, वो भी हम उसको भी इन्वोक करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अभी सिंध जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाके सबसे मिलूंगा, जहाँ पे एक कौमी एक मसला है कि जी 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नीचे गिर रही है, स्किल्स जो है उनको डेवलप करना है, ये मामलात ऐसे हैं। तो ये पॉलिसी क्या फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी? हम मिल के बनाएंगे, आप मिल के बनाएंगे? हम मिल के बनाएंगे और जो काम हम कर सकते हैं हम करेंगे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हम करेंगे, फॉरेन असिस्टेंस जो है उसको हम लेके आएंगे, उसका आगे जो जाना है वो हम मिलकर करेंगे। सो ये सारा काम मिलकर करेंगे। Now that is an important, बड़ी जुबानी हो सकते हैं। Now that is an important point। मुर्तजा साहब ये कह देना उनका कि जी हम तो, और वो बता रहे हैं कि जो हम तो कराची आने लगे हैं और आपके वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर से हम बात करेंगे और हम कंसेंसस बिल्ड करके ये मामला चलाएंगे, तो ये तो एक अच्छी बात है, मगर क्या कंसेंसस बिल्ड हो पाएगा इस एनवायरनमेंट में? मुनीज़े, अगर कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे अच्छी चीज़ है। अगर शफकत साहब कराची आके हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से मिलेंगे, ये भी बड़ी खुशाइन चीज़ है। बट मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए, हम एक्सेप्ट कर लें कुछ चीज़ों को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ेंगे तो एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो सूबों को डिवॉल्व हो चुका है। एजुकेशन कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त सूबाई हुकूमत की है। शफकत साहब, मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लूँ। आप आर्टिकल 25 जो है वो बात करता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है तालीम प्रोवाइड करना। बिल्कुल कहता है। तो स्टेट में सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं होती, सूबाई हुकूमत भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पार्ट है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी फेडरल टेरिटरीज में, हमारी जिम्मेदारी सूबाई हुदूद के अंदर है। अब आ जाए आप यूनिवर्सिटीज के ऊपर। जो यूनिवर्सिटीज के अंदर आप आएंगे तो आईन पाकिस्तान का 4th शेड्यूल का पार्ट 2 एंट्री 12 कहती है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट स्टैंडर्ड्स को मुतय्यन करेगी। उसको इन्फोर्स कराना अगेन सूबाई महकमे का काम है। सूबाई सिंध अपना सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन कायम कर चुका है, अरसे दराज से कायम हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बार बार कहते हैं कि जो वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन है उसने पावर्स को डिवॉल्व नहीं किया। जो फंडिंग है आज भी इस्लामाबाद ने अपने हाथ में रखी हुई है, जो इंटरनेशनल फॉरेन फंडिंग आती है उसको भी अपने हाथ में रखा हुआ है। तो गुजारिश हम ये करना चाहेंगे, थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट आएगी। आप शफकत साहब आप हमको ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इट्स अ डिवॉल्व सब्जेक्ट। all you can do is you can set the standard। आप स्टैंडर्ड सेट करें, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म हमारा काम है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म कम से कम हमारा काम है अकॉर्डिंग टू द 18th अमेंडमेंट। हम कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की जो बात है देख लीजिए, मैं जो हवाला दे रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि ये पहली तो बात है, मुर्तज़ा साहब जो है लॉयर हैं और कि इनको ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह की है। और एक दफ़ा ये मिनिस्ट्री इनकी हुकूमत के दौरान, इनकी हुकूमत थी जिस वक्त ये 18th अमेंडमेंट आई और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ख़त्म हो गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिनिस्ट्री दोबारा बहाल हुई, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट बरी उज़्मा नहीं है अपनी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन जो है। मैं एक सिर्फ तस्दीक तो कर दूं। इसलिए हम अपनी वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे, हम इनके साथ चलेंगे। और जो इंटरनेशनल असिस्टेंस है वो तो सारी EAD के तहत आती है। कोई इंटरनेशनल असिस्टेंस डायरेक्टली किसी सूबे को नहीं जा सकती, इट हैज टू बी चैनल्ड थ्रू द। मगर आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट इंप्लीमेंटेशन। जी मुर्तजा साहब, इंप्लीमेंटेशन के बारे में तो कोई इशू नहीं है, करें इंप्लीमेंटेशन। अब देखिए, मैं अगेन गुजारिश ये कर रहा हूँ शफकत साहब, आर्टिकल 25 जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी मुतय्यन करता है। उसका सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी ना। फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट।
आपका एज फेडरल गवर्नमेंट इख्तियार इस्लामाबाद में है, अपना गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज के अंदर है, आपका इख्तियार कश्मीर में है, जो नॉर्दर्न टेरिटरीज है, जो सूबाई एरियाज हैं, जो सूबाई एरियाज है, जो पंजाब के एरियाज है, उस पे पंजाब का जो यूडीआई डिक्लेयर कर करेंगे। अच्छा, मगर एक चीज तो जरूर है, एक चीज तो जरूर है, मुझे इजाजत दीजिए कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है ये कंट्रोल करती है जी 190 यूनिवर्सिटीज को, मगर 190 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस पाकिस्तान, ठीक है जी, उसके कोई 300 कैंपसेस हैं। अब हायर एजुकेशन के जितने भी रह चुके हैं चेयरमैन, वो सब इस बात पे आमादा हैं, वो कहते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है 190 यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करना। वो इस्लामाबाद में बैठे कैसे बता सकते हैं कि जी सिंध की या बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा 190 यूनिवर्सिटीज का पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल गलत कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक चीज जरा ज़हन में रखें कि इनकी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की 2008 से लेकर 2013 तक, इन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन को ख़त्म नहीं किया। इनकी हुकूमत थी नून लीग की 2013 से लेकर 2018 तक, इन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन को ख़त्म नहीं किया। क्यों नहीं ख़त्म किया? इसलिए नहीं ख़त्म किया कि एक जो हायर एजुकेशन कमीशन की जिम्मेदारी है वो उसने पूरी करनी है, और इन्होंने नहीं ख़त्म। हाँ, पीपल्स पार्टी ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ की कि जो हायर एजुकेशन कमीशन की ऑटोनॉमी सो कॉल्ड थी, और मैं समझता हूँ उन्होंने दुरुस्त किया कि उन्होंने उसको थोड़ा सा रूटिंग उसकी सही की थ्रू द मिनिस्ट्री। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुआ। ये मुर्तजा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं प्लीज रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए प्लीज गिव इट 2 मिनट्स। शफकत साहब, आप गलत कह रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि पिछली जो नून लीग की हुकूमत थी या सिंध की अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसने हायर एजुकेशन कमीशन को क्यों ख़त्म नहीं किया? इसलिए ख़त्म नहीं किया कि इस्लामाबाद की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फेडरल टेरिटरीज की जो यूनिवर्सिटी हैं, उनको कौन कंट्रोल करेगा? उनको सूबे नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल करना HEC वफाकी HEC का काम है। जो बाकी सूबाई यूनिवर्सिटीज़ हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कंट्रोल करना सूबाई हुकूमतों का काम है। आपका सिर्फ एक ही काम है, और विद ग्रेट रिस्पेक्ट टू यू, नथिंग पर्सनल टू यू शफकत साहब, वो काम भी आपका नहीं है, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है कि वो स्टैंडर्ड मुतय्यन करेंगे। प्लीज मुनीज़े, अभी अपने आप प्रोड्यूसर को कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान निकालें, 4th शेड्यूल निकालें, उसका पार्ट 2 निकालें, एंट्री नंबर 12 निकालें, आपको नजर आ जाएगा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का डोमेन क्या है। प्लीज बार बार मैं गुजारिश करूंगा, जो बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं उनकी बात एक तरीके से सही है, क्योंकि प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त आ गया है। ये बताइए कि ये जो 18वीं तरमीम है उसके तहत तो ये बात बड़े वाज़ेह है कि सेहत और एजुकेशन डिवॉल्व। मैंने कहा कि 18वीं तरमीम की जो तशरीह की गई सुप्रीम कोर्ट से, उसने क्लियरली कहा कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से बरीउज़्मा नहीं हो सकती, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस्लामाबाद की हदूद तक नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट सारा पाकिस्तान है। नहीं तो फिर इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तो फिर सिर्फ ये बता दीजिए मलिक साहब आखिर में कि क्या सुप्रीम कोर्ट की बात सुनी जाएगी या पार्लियामेंट में जो 18वीं तरमीम पास है वो कौन करता है, जो वो कौन होगा इसके ऊपर? थोड़ी सी आज गुस्ताखी करूंगा शफकत साहब के साथ कि सुप्रीम कोर्ट की ये तशरीह सूबाई मामलात पर इंक्रोचमेंट के तौर पे ली जाएगी। मैं नहीं समझता। देखिए, आप वकील हैं मलिक साहब सर, और पुरसा साहब तो वकील हैं। आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट करता है। नहीं, जरूर करते हैं, लेकिन आइन की तशरीह और कोई मगर पार्लियामेंट बालादस्त होगी। आइन की तशरीह जरूर सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन पार्लियामेंट। लेकिन अगर ये तशरीह है तो ये तो फिर सूबाई मामलात पर पूरी इंक्रोचमेंट है। आपको सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी चीजें इसके ऊपर वाज़ेह 2 राय सामने आ गई। कम अज कम नाजरीन, एजुकेशन के हवाले से भी वाज़ेह 2 राय सामने आ गई। कैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हम आहंगी लाएगी, चूंकि हम आहंगी ही होगी तो फिर माशी पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी ही आगे बढ़ सकेगी। मुर्तज़ा साहब, शफकत साहब, मलिक साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।